था। पिता उसे रोज समझाते किंतु वह हमेशा टाल जाता। इसके विपरीत वह अपने दुष्कर्मों और अधिक ध्यान लगाने वाला लगा। आखिरकार एक दिन ब्राह्मण ने उसे अपने घर से निकाल दिया। वह क्रुद्ध होकर चोरी करने निकल पड़ा। वह एक किसान के घर में कूद गया। रात का समय था। पूरा गांव गहरी निद्रा में सोया पड़ा था, अतः उसे किसानों के घर से में कूदने में कोई परेशानी न हुई। वह धीरे धीरे एक कमरे का ताला तोड़कर अंदर घुस गया। अंदर घुसकर वह अंधेरे ही में किसान की पत्नी के आभूषण तलाशने लगा। अंधेरा अधिक होने के कारण उसे परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। उसी समय कुछ लोग उसी किसान के घर के पिछवाड़े सेंध लगाने के इरादे से पहुंच गए। संयोगवश लोग उसी कमरे में सेंध लगा रहे थे जिस कमरे में ब्राह्मण का लड़का चोरी के इरादे से घुसा हुआ था। जल्द ही वे लोग सेंध लगाकर अंदर पहुंच गए। उनके हाथों में टार्चें थी। जैसे ही उनके एक आदमी ने टार्च जलाई, उसका प्रकाश सीधा ब्राह्मण के लड़के पर पड़ा। प्रकाश डालने वाला व्यक्ति चीखते चीखते रुक गया। इधर अपने चेहरे में प्रकाश पड़ने से ही ब्राह्मण लड़का घबरा गया कि उसे देख लिया गया, लेकिन वह अपने काम में पक्का था, तो वह फौरन बचाव के लिए अंधेरे में छलांग लगा कर संदूक के पीछे छिप गया। जबकि इधर अपनी टार्च को बंद कर वह व्यक्ति अपने साथियों को फुसफुसाया, साथियों, इस कमरे में कोई और भी है। मुझे लगता है अपना कोई भाई ही है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। किसी ने उसकी बात का समर्थन किया। चलो उसके बात करते ही किसी अन्य ने कहा, मगर उसके पास कोई हथियार अन्य किसी की आवाज उभरी है। हथियार तो हमारे पास भी है, हमारी संख्या भी ज्यादा है, उसी टार्च वाले ने कहा। ठीक है, चलो उससे बात करें। और वो पूरे कमरे के ब्राह्मण लड़के को खोजने लगे। इधर ब्राह्मण का लड़का संदूक के पीछे छिपा उनकी बातें सुन रहा था। वह समझ गया कि उसकी धंधे की भाई बंधु है। वह बाहर आ गया। उन सभी की निगाहें उस पर पड़ी। टार्च वाला धीरे से उसके पास आया, बोला, तुम यहाँ चोरी आए हो? ब्राह्मण का लड़का खामोश हो रहा था। वही टार्च वाला पुनः बोला, देखो भाई, हम भी तुम्हारे भाई हैं। हम भी उसी इरादे से यहाँ आए हैं जिस इरादे से तुम आए हो, मगर मुझे लगता है कि तुम अकेले ही इस काम को करते हो। हाँ, मैं अकेला ही इस काम को करता हूँ, ब्राह्मण का लड़का फुसफुसाया। हमारा पूरा गिरोह है, तुम चाहो तो हम में शामिल हो जाओ। टार्च वाले की बात सुनकर ब्राह्मण का लड़का कुछ सोचने लगा, फिर बोला, ठीक है, मैं तैयार हूँ। इस घटना के बाद वो उनके डाकुओं के गिरोह में मिल गया। जैसे ही लोग वो चोरी करके मालिक ने उन्हें देख लिया, लेकिन इससे पहले कि वह शोर मचाता, ब्राह्मण के लड़के ने उसके सीने में छुरा घोंप दिया। वह बेचारा चीख भी न सका और ढेर सारा हो गया। और फिर उस गिरोह में मिलकर उसने कितनी हत्याएं की, कितनी चोरियां डाके डाले। हत्या करने में इतना माहिर हो गया कि कुछ ही समय में उसे गिरफ्तारी के संबोध दे दिया गया। गांव गांव, गली गली उसके नाम का आतंक फैल गया। इसी प्रकार एक दिन उसके साथियों सहित एक बड़े नगर को लूटा। खूब धन बटोर कर वह ब्राह्मण घर के ठहर गया। ब्राह्मणी ने खीर बनाई थी। बच्चे खीर खाने को मचल रहे थे। ब्राह्मणी भी खीर बहुत पसंद थी। वह सबसे पहले खीर लेकर खाने देखकर ब्राह्मणी को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम्हें कुछ तो समझ होनी चाहिए, अभी तो बच्चे भी नहीं खाई। इतना सुनते ही प्राणी के ताव आ गया। उसने ब्राह्मणी को वहीं ढेर कर दिया। ब्राह्मण ने अपनी ब्राह्मणी को आपत्ति देखा तो वह दृढ़ प्रहरी की ओर दौड़ा, किंतु दृढ़ प्रहरी एक प्रहार के उसकी भी जान ले ली। अपने मालिक की दुर्दशा देखकर उसकी गाय भी उसे बचाने के लिए आगे बढ़ी, परंतु दृढ़ प्रहरी ने उसे भी ठंडा कर दिया। संयोग में गाय गर्भवती थी। उसके मीते का उसका बच्चा बाहर निकल आया और तड़पने लगा। दृढ़ प्रहरी अपने प्रहार की देर से हृदय का था, लेकिन उस गाय के बच्चों को देखते उसका हृदय पसीज गया। उसे अपनी आंखों के सामने अंधेरा सा छा महसूस होने लगा। उसका मन उसे धक्कारने में लगा। ओ, एक गाय जैसे निर्दयी प्राणी को भी मैंने मार डाला। उस पर गाय को जिसे सबने माता का पद दे रखा है, उस गाय को जो पशु होकर भी अपने मालिक की रक्षा करने के लिए अपने प्राण हथेली पर रखकर मुझ पर आक्रमण करने आ गई।
और मैंने उसे मार डाला। वो इंसान होकर मुझमें इतना भी विवेक नहीं है। दुख में डूबा हुआ वन की ओर चल दिया। तभी उसके मन में विचार उत्पन्न हुआ, जहाँ उसने नगर लूटे हैं वही लोगों का वध किया, अतः उसे कहीं वहीं जाना चाहिए क्योंकि वहीं पर अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता है। यह सोचकर वह नगर की ओर चल पड़ा। सभी कष्टों में सहकर वह नगर के द्वार पर समाधि लगाकर साधना में लीन हो गया। नगर के लोगों ने यह देखा तो वह अपना संयम खो बैठे। हर मनुष्य के मन में उससे बदला लेने की भावना जाग उठी। बच्चे ने उससे अपना बदला चुकाने की सोचा। पर देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है। बच्चे ने उससे सोचा था, उसे खूब सताया, पत्थरों मारा, लेकिन वह खामोशी से सब कुछ सहता रहा। उसके मुंह आह तक नहीं निकली और न ही वह अपने मार्ग से जरा भी विचलित हुआ। जिस प्रकार वह लूटपाट प्रवृत्ति में कुशल दृढ़ था, उसी प्रकार उसने मुनि वृत्ति में भी दृढ़ता बखूबी परिचय दिया। किसी को भी पल भर में मार डालने की कला में निपुण दीप प्रहारी ने अपने कर्मों का बोझ उतारने में भी घोर पराक्रम दिखाया। और अंत में जब लोगों का क्रोध शांत हो गया तो सभी की आंखें आश्चर्य के कारण फट पड़ी। उन्होंने देखा कि दीप प्रहारी के शरीर पर अनेकों स्थानों पर से खून की धाराएं बह रही हैं, लेकिन उसके मुख पर वेदना का एक भी बल नहीं है। सभी समझ गए दीप प्रहारी अपने पश्चाताप में सफल हो गया है और वह खुद इतना नीचे गिर गए कि उठना चाहे तो भी उठ नहीं सकते। अगले ही पल वहां मौजूद सभी लोग ने दीप प्रहारी के कदमों में गिर पड़े। सभी के मुंह में एक साथ निकला, दीप प्रहारी हमें माफ कर दो। दृढ़ प्रहारी सिद्ध कर दिया था कि वह सचमुच एक ब्राह्मण का बेटा है। सभी लोगों ने मुंह में ऐसा वाक्य सुनते ही उसने आंखों खोली और बोला, उठो लोगों, यह सब मनुष्य की प्रवृत्ति है। और दीप प्रहारी ने सच्चाई का मार्ग अपना लिया। अब उसकी प्रवृत्ति बदल चुकी थी। शिक्षा कभी कभी छोटी छोटी घटना भी कठोर से कठोर हृदय वाले व्यक्ति के मन में बदलाव देती है, जैसा कि दीप प्रहारी के साथ हुआ। बहु बुराई हर हाल में बुराई होती है। बुराई के रास्ते से बचकर निकलना और अच्छाई के रास्ते पर अपनी सच्ची मनुष्यता है। बुरे के अच्छे कर्म। एक कबूतर पेड़ पर बैठा गूटर गू कर रहा था। वहां की गति भी मंद थी। दूसरे पक्षी भी अपने अपने घोंसले में दुबके हुए थे। गर्मी कुछ ज्यादा ही जोर दिखा रही थी, मगर उसे तो मस्ती आ रही थी। अपनी मस्ती में वह कोई गीत गुनगुना रहा था, साथ ही साथ आसपास का निरीक्षण भी कर रहा था। अचानक न जाने कहां से एक पत्थर उड़ता हुआ आया और उसकी आंख पर पड़ा। अगले ही पल वह अपनी चेतना खो बैठा। उसे एहसास ही नहीं रहा कि वहां कहाँ है, जिंदा है या नहीं। सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में दुबके हुए थे, मगर कालू कौवा यह नजारा देख रहा था। उसे भूरे कबूतर की हालत पर दया आ रही थी और फिर आखिरकार मन में मजबूत होकर कालू पंख फड़फड़ाए और उड़ता हुआ भूरे घोंसले पर जा पहुंचा। उसने देखा कि भूरा घोंसले चित पड़ा है, उसकी आंख में खून आ रहा है। तो भूरे की हालत पर कालू का दिल पसीज गया। उसने भूरे को ठीक लिटाया और पानी के लिए नदी की ओर उड़ चला। नदी पर पहुंचकर उसने चोट में पानी भरा और वापस उड़ गया। भूरे के घोंसले पर आकर उसने पानी भूरे के मुंह में डाला, मगर भूरे को होश न आया। वह पुनः नदी पर पहुंचा और चोट पानी मिलाकर भूरे के मुंह पर डाल दिया, लेकिन वह फिर भी होश में न आया। तब कालू अपने एक कुत्ते मित्र के पास पहुंचा। उसने एक छोटा सा बर्तन लेकर नदी में पानी लाया और भूरे कबूतर से मुंह छिड़कर कुछ देर की मेहनत के बाद भूरे को होश आया, तो मगर अधूरा ही आया। बेहोशी की हालत में भूरा कबूतर बड़बड़ाया। पानी इतना सुनते ही कालू फौरन नदी में पानी ले आया और भूरे को पिलाया। पानी पीकर भूरा फिर बेहोश हो गया। और शाम को जब उसे होश आया तो वह फिर बड़बड़ाया, खाना भूख। कालू जो उसके पास ही बैठा था, वह सुनकर तेजी से पास बाग की तरफ उड़ गया और जल्दी कुछ फल लेकर वापस भूरे के घोंसले पर आ गया। भूरा अभी भी अर्ध बेहोशी की अवस्था में था। कालू उसे उसी अवस्था में अपने हाथों से खाना खिलाया और फिर 4 दिन के बाद जब भूरा में होश आया तो सामने वाले को देखकर उसका मूड खराब हो गया और बेजान सा हो गया। उसकी यह दशा देखकर कालू कौवे ने कहा, भैया तुम डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, अब तुम बिल्कुल ठीक हो।
तुम यह क्या अनाप शनाप बक रहे हो? कालू की बात सुनकर भूरा बोला, क्यों, क्या हुआ भैया? कालू ने भोलेपन से पूछा। क्या हुआ? अरे तुम काले कौवे और मैं गोरा कबूतर, तुम्हारा हमारा साथ कैसा हो सकता है? भला कबूतर ने कुछ अकड़कर कहा। यह सुनकर कालू को क्रोध आ गया, मगर वह अपने क्रोध को पीकर बोला, अच्छा भैया, जरा यह बताओ कि तुम्हें याद है तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? कौवे ने हल्के क्रोधित लहजे में पूछा। पता नहीं, बस इतना याद है कि घोंसले पर बैठा था, कोई वस्तु सन से आकर मेरी आंख पर लगी और फिर मुझे कुछ पता नहीं रहा। उस बात याद करके ऐसा लगता है जैसे वह वस्तु अभी अभी आकर आंख पर लगी है, कबूतर ने बताया। उसके बाद जानते हो क्या हुआ? कौवे ने उसी लहजे में पूछा। नहीं, कबूतर ने कौवे के चेहरे को देखते हुए जवाब दिया। मैं बताता हूँ, सुनो। तुम्हारे बेहोश हो जाने पर मैंने तुम्हारी देखभाल करी। जब तक तुम बेहोशी में पुकारते पानी, तो मैं तुम्हें नदी से पानी लाकर पिलाता। जब तुम कहते खाना, मैं तुम्हें खाना खिलाता। और ऐसा 1 2 नहीं, पूरे 4 दिन तक किया है मैंने। और सही हो जाने पर तुम कहते हो कि तुम गोरे और काले, गोरे काला का क्या साथ है भाई मेरे? यह गोरा काला तो चमड़ी का हेर फेर है, वरना तुम खुद देख लो कि जो चीज तुम्हारे है क्या वही मेरे नहीं? या फिर मेरे सिंग निकल रहे हैं? नहीं भाई, यह सब तो चमड़ी का खेल है। खैर, सबकी करनी सबके साथ चलता हूँ, कहकर कालू कौवा वहां से जाने लगा। अब तक खामोश बैठा कबूतर बोला, ठहरो भाई, मैं समझ गया कि क्या काला है और क्या गोरा। मैं समझ गया कि सफेद चमड़ी वाला गोरा नहीं होता। गोरा वह होता है जिसके मन पर कालिक ना हो, जो अच्छे कर्म करता है। रंगों में गोरे काले का फैसला नहीं किया जा सकता है, कहकर भूरे कबूतर ने काले कौवे को गले से लगा लिया। इसी तरह अच्छी कहानियां डेली देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। बाय।